हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपकी आने वाली उत्तराखंड वन दरोगा और पशुधन प्रसार अधिकारी परीक्षा के लिए फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स का जो आपका यूनिट फर्स्ट है और यूनिट सेकंड है, मोशन एंड फोर्स और वर्क एनर्जी एंड ग्रेविटेशन वाला, उससे जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो हमने आज के इस प्रैक्टिस सेट में लिए हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए इस वीडियो को पूरा देखिए और शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, पहला प्रश्न है, कार्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल है। आप इसको आराम से हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ सकते हैं। तो पहला है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगने वाले बल के परिमाण तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के बराबर होता है। दूसरा है, कार्य में केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती है। तीसरा है, यदि वस्तु विस्थापित नहीं होती है तब वस्तु पर किया गया कार्य शून्य होता है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन असत्य है। दोस्तों, इस प्रकार कूट वाले प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होंगे। आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी। तो ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है एक और दो, ऑप्शन सी है दो और तीन, और ऑप्शन डी आपका रहने वाला है ये सभी। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं उसमें कथन जो पहला है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगने वाले बल के परिमाण तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के बराबर होता है, ये कि जो कि असत्य कथन है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगने वाले बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कथन एक है वह गलत है। इसके अलावा जो कथन दो और तीन है वो यहाँ पर सही है। क्योंकि दोस्तों, कार्य जो है मतलब अदिश यानी कि स्केलर राशि है, और कार्य में केवल परिमाण उपस्थित होता है, जबकि जो विस्थापन है बल का, उसमें बल का मान शून्य होता है। तो यहाँ पर किया गया जो कार्य है वह भी शून्य होता है। तो ये दो कथन सत्य हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण शून्य कार्य से संबंधित है। पहला है, घर्षणहीन चिकनी क्षैतिज मेज पर गतिमान पिंड। दूसरा है, अपने सिर पर भार उठाकर एक स्थान पर खड़ा मनुष्य। तीसरा है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता चंद्रमा। और चौथा है, खुरदुरे तल पर वस्तु को खींचने पर घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। ऑप्शन ए है एक और दो, ऑप्शन बी है दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल चार, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, एक, दो और तीन। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो यहाँ पर कथन दिए गए हैं शून्य कार्य के उदाहरण है। किसी चिकनी मेज पर गतिमान पिंड पर कोई क्षैतिज बल कार्य नहीं करता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ घर्षण उपस्थित नहीं है, अर्थात इस स्थिति में किया गया कार्य जो है शून्य माना जाएगा। इसके अलावा यदि कोई मनुष्य सिर पर भार उठाकर एक स्थान पर खड़ा है तो उसके द्वारा तय किया गया कार्य विस्थापन शून्य होने के कारण क्या है, शून्य है। इसके अलावा जो पृथ्वी के परितः जब चंद्रमा चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य है, क्योंकि चंद्रमा पर कार्य कर रहे बल की दिशा हमेशा ही चंद्रमा के गति के लंबवत होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से धनात्मक कार्य संबंधित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, बल तथा विस्थापन के मध्य बन रहा कोण 90 डिग्री से कम हो। दूसरा है, बल तथा विस्थापन के मध्य बन रहा कोण 90 डिग्री से अधिक हो। तीसरा है, बल तथा विस्थापन के मध्य बन रहा कोण 0 डिग्री से अधिक हो। या चौथा है, बल तथा विस्थापन के मध्य बन रहा कोण 0 डिग्री के बराबर हो। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल एक,
ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 तथा 3 और ऑप्शन डी है केवल 4। दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 3। दोस्तों दिए गए कथनों में कथन 1 तथा 3 दोनों सत्य हैं, जो कि यहाँ पर दिए गए हैं कि जब बल तथा विस्थापन के मध्य बनने वाले कोण का मान 90 डिग्री से कम हो तो किया गया कार्य जो है धनात्मक होता है। इसके अलावा दोस्तों जो कथन 4 है वह शून्य कार्य के संदर्भ में सही है, जबकि जो कथन 2 है वह ऋणात्मक कार्य से संबंधित है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का यहाँ पर सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, किसी वस्तु में निहित ऊर्जा का मापन उसके द्वारा किए गए कुल कार्य से किया जाता है। दूसरा है, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा का योग होती है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है? तो ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी है न तो 1 और न ही 2। दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल 1। दोस्तों किसी वस्तु में निहित ऊर्जा का मापन उसके द्वारा किए गए कुल कार्य से किया जाता है, तो यह कथन यहाँ पर सही है, जबकि जो दूसरा कथन दिया गया है वह गलत है, क्योंकि दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। दूसरा है, किसी वस्तु की चाल बढ़ने पर उस वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान कम हो जाता है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है? केवल 1, 1 और 2 दोनों, केवल 2 या ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। दोस्तों किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, यह कथन सही है, क्योंकि दोस्तों कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार जब किसी वस्तु पर कई सारे बल इस प्रकार लगे होते हैं कि उनका परिणामी बल शून्य न हो, तब परिणामी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। इसके अलावा दोस्तों जो कथन 2 है वह गलत है, क्योंकि हम सभी जानते हैं गतिज ऊर्जा जिसको हम हाफ एम वी स्क्वायर के रूप में जानते हैं, के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए कथन ए और कारण आर को पढ़िए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, जब कोई बल किसी वस्तु की गति को अवमंदित करता है तो बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। कारण आर है, शून्य कार्य होने के लिए विस्थापन का मान शून्य होना चाहिए। कूट है, ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है और ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है किंतु आर सही है। दोस्तों जब कोई बल किसी वस्तु की गति को अवमंदित करता है तो बल द्वारा जो किया गया कार्य है वह ऋणात्मक होगा, क्योंकि बल विस्थापन की दिशा की विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों शून्य कार्य की बात करें तो शून्य कार्य के लिए 3 स्थितियां संभव हैं, जिसमें से एक है शून्य कार्य होने के लिए विस्थापन का मान शून्य होना चाहिए। तो इस प्रकार से यह कथन सही है। इसके अलावा बल का मान शून्य होना चाहिए। इसके अलावा बल तथा विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होना, ये 3 स्थितियां शून्य कार्य के लिए संभव हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
आइए देखते हैं अगला प्रश्न है जब कोई व्यक्ति कील ठोकने के लिए हथौड़े को किसी ऊंचाई तक उठाता है तब इसमें संचित ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा। तो दोस्तों इस प्रश्न का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया या क्रियाओं में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित रहती है। तीर को धनुष की डोरी पर रखकर खींचने में संचित ऊर्जा। दूसरा है किसी खिलौने वाली कार में चाबी भरने पर उसकी कमानी में संचित ऊर्जा। तीसरा है स्प्रिंग को खींचने पर इसमें उपार्जित ऊर्जा। या चौथा है बहती हुई हवा में निहित ऊर्जा। कूट है यहाँ पर ऑप्शन ए है एक और दो, ऑप्शन बी है दो और चार, ऑप्शन सी है एक दो और तीन, और ऑप्शन यहाँ पर डी है एक और चार। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है एक दो और तीन। तीनों जो ऑप्शन है यहाँ पर सही है। जब धनुष की डोरी को खींचा जाता है तो डोरी में जो प्रत्यास्थ ऊर्जा होती है यानी कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि है संचित हो जाती है, जिसके माध्यम से तीर को हम गति प्रदान करते हैं। तो इसके अलावा जो खिलौने वाली कार है उसमें चाबी भरी जाती है तो खिलौने से संबंधित स्प्रिंग में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा जो है संचित हो जाती है। स्प्रिंग को खींचने पर स्प्रिंग विस्तारित हो जाता है जिससे उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। और कथन चार यहाँ पर गलत है क्योंकि बहती हुई हवा में गति के कारण गतिज ऊर्जा संचित होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है दिए गए कथन ए और कारण आर को पढ़िए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है जब कोई वस्तु किसी चट्टान से गिराई जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। कारण आर है किसी भी निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो यहाँ पर सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है किंतु आर सही है। दोस्तों यहाँ पर जो कथन ए है वह गलत है किंतु आर यहाँ पर सही है क्योंकि जब कोई वस्तु चट्टान से गिराई जाती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि जो स्थितिज ऊर्जा का मान है वह घटता है तथा जो गतिज ऊर्जा का मान है वह बढ़ता है। जिससे कि जो निकाय है उसकी संपूर्ण ऊर्जा का मान नियत रहता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो निकाय है वो उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान हैं यदि समान अवरोध बल लगाए जाएं और वे क्रमशः एक्स वाई और जेड दूरी पर रुकें। तो यहाँ पर दोस्तों जब ऐसी स्थिति होती है दोस्तों जो यहाँ पर दिया गया है कि एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान हैं और उन पर समान अवरोध बल लगाए जाएं तो वह समान दूरी पर ही रुकेंगे। दोस्तों जब हम तीनों जो मोटरसाइकिल हैं, ट्रक है और कार है, एक समान समय पर हम उनको जब वहाँ पर अवरोध बल लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं तो वह एक साथ ही रुकेंगे। तो यहाँ पर जो एक्स वाई और जेड है वह बराबर होंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की सही पुष्टि करता है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, पृथ्वी पर पेड़ों का उगना, सूर्य तथा चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा, और हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एक दो और चार, ऑप्शन बी एक और चार, ऑप्शन सी एक तीन और चार, या ऑप्शन डी तीन और पाँच। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी एक तीन और चार। सही जवाब है यहाँ पर एक तीन और चार।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया था। ऑप्शन बी है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन गैलीलियो ने किया था। ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। या ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन कोपरनिकस ने किया था। इसमें से कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। उनके अनुसार दोस्तों, ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला जो आकर्षण बल है वह पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो कि सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किन्हीं दो पिंडों की दूरी बढ़ने के साथ गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हो जाता है। दूसरा है, यदि पिंडों के द्रव्यमान अधिक कर दिए जाएं तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक हो जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दो। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। दोस्तों यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं इसमें कथन नंबर दो सही है कि यदि पिंडों के द्रव्यमान अधिक कर दिए जाएं तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक हो जाएगा। कथन एक असत्य है क्योंकि गुरुत्वीय बल पिंडों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए दूरी का मान बढ़ने पर गुरुत्वीय बल का मान कम होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? अलग अलग त्वरण होगा, उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, या समान परिमाण के बल का अनुभव होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब है वह हुआ ऑप्शन नंबर सी, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। दोस्तों, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं जब चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरती हैं तो उत्पन्न वेग गुरुत्वाकर्षण द्वारा उत्पन्न त्वरण पर निर्भर करता है, जिसके कारण जो वेग है वह किसी भी क्षण समान रहता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ वह सही जवाब है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण है। बी है, चंद्रमा को गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी है, पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व कहलाता है। और ऑप्शन डी है, पृथ्वी के चारों ओर यदि अभिकेंद्र बल प्राप्त न हो तो चंद्रमा स्थिर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के चारों ओर यदि अभिकेंद्र बल प्राप्त न हो तो चंद्रमा स्थिर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी जो कि गलत कथन है, बाकी तीनों कथन यहाँ पर सही हैं। दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्रीय बल के कारण होती है जो कि पृथ्वी के आकर्षण बल द्वारा उत्पन्न होता है, जिसे गुरुत्व कहा जाता है। दोस्तों, यदि ऐसा कोई बल प्राप्त न हो तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर गति करेगा। तो यह इस प्रकार से इस प्रश्न का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है। विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है। ऑप्शन सी है, दुर्बल नाभिकीय बल विघटनाभिकता का कारण है। और ऑप्शन डी है, प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को धारित किए रखता है। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए,
गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं इसमें कथन ए सही नहीं, क्योंकि गुरुत्व बल प्रकृति में पाए जाने वाले ज्ञात बलों में सबसे दुर्बल बल है। दोस्तों दो कणों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्व बल जब किसी अन्य कण की उपस्थिति या अनुपस्थिति का उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि प्रबल नाभिकीय बल समस्त मूलभूत बलों में प्रबलतम बल है, जो कि परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को धारित किए रखता है, तथा यह गुरुत्व बल से लगभग 10 की घात 38 गुना अधिक होता है। इसके अलावा देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता अब जितना है उसका दोगुना, ऑप्शन बी है अब जितना है उसका 4 गुना, ऑप्शन सी है अब जितना है उसका चौथा भाग, या ऑप्शन डी है अब जितना है उसका आधा भाग। तो इसका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, अब जितना है उसका चौथा भाग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीसा की झुकी हुई मीनार के लिए कौन सा कथन सही है? वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, ऑप्शन बी है वह बड़े तल को आच्छादित करती है, ऑप्शन सी है इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, और ऑप्शन डी है गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, न्यूटन के अनुसार विश्व के सभी पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। दूसरा है, गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रबल बल है। तीसरा है, गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन असत्य है? एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, या केवल एक? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दो और तीन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है तो पृथ्वी भी उस वस्तु की ओर आकर्षित होती है, परंतु हम पृथ्वी को वस्तु की ओर गति करते नहीं देखते हैं। इस कारण की पुष्टि गति के कौन से नियम द्वारा की जा सकती है? ऑप्शन ए है गति का दूसरा नियम, ऑप्शन बी है गति का पहला नियम, ऑप्शन सी है गति का तीसरा नियम, और ऑप्शन डी है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है गति का दूसरा नियम, ऑप्शन नंबर ए, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। दोस्तों पृथ्वी भी वस्तु की ओर आकर्षित होती है, परंतु हम पृथ्वी को वस्तु की ओर गति करते नहीं देखते। इस कारण की पुष्टि गति के दूसरे नियम द्वारा की जा सकती है। दोस्तों इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान सदैव वस्तु से अधिक होता है, इसलिए पृथ्वी का जो गुरुत्व बल है वस्तु के बल से अधिक है, जिस कारण पृथ्वी वस्तु की ओर नहीं बल्कि जो वस्तु है वह पृथ्वी की ओर गति करती हमको दिखाई देती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। डेली आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।